वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। और गैसियस लो जितने भी थे, डाल्टन्स लो था वो कंप्लीट किया हमने। उसके वीडियो बाकी है तो पहले एक बार ध्यान से वीडियो देख लो। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब गैस मान लो एज एग्जाम्पल हमने एक कंटेनर में गैस फिलअप कर देते हैं। एक कंटेनर ले लिया हमने, कंटेनर के अंदर गैस के पार्टिकल्स है बहुत सारे। तो गैस के पार्टिकल्स जो होंगे वो कंटिन्यूस क्या करेंगे, मोशन में होंगे, कंटिन्यूस घूमते रहते हैं। ओके, समझना, गैस के पार्टिकल्स कांस्टेंट घूमते रहते हैं, कभी स्टेडी स्टेट में आएंगे ही नहीं। अगर मान लो हवा में इतने सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं तो कंटिन्यूस मोशन करने चाहिए। अगर मान लो मोशन करना बंद कर दें और रेस्ट पोजीशन में आ जाए सारे गैस के पार्टिकल्स, तो या मान लो गैस के पार्टिकल्स पर ग्रेविटेशन लग जाए और सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए तो दुनिया में तो पूरा एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा। तो हवा में भी इतने सारे जो गैसेस है वो कंटिन्यूस क्या है, मोशन में होते हैं, जिग जैग मोशन में। ओके, घूमते रहते हैं रैंडमली। ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर में ही जाएंगे, तो रैंडमली मोशन होता है उनका। हाँ, स्टेडी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करते हैं वो, लेकिन कांस्टेंट रैंडमली मोशन में होते हैं और होना ज़रूरी है उनका। सोचो अगर बंद कर दे मोशन करना गैस के पार्टिकल्स तो क्या हो सकता है, तो एटमॉस्फेयर इतने सारे जो गैसेस है हवा में गायब हो जाएंगे, एक साथ में ही सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो यही है, यहाँ पर हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं कि इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं हवा में, तो क्या सारे जो मोशन कर रहे हैं तो क्या सबकी स्पीड एक जैसी होगी? थोड़ा सोचना है तुम्हें। हवा में इतने सारे जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूस मोशन में, रैंडमली मोशन में, तो क्या सारे पार्टिकल्स की स्पीड एक जैसी होगी? तो उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो ये गैस के पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो सकती है, समझना, और उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरे नंबर पर वही जो गैस के पार्टिकल्स है जो हवा में कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो कंटिन्यूस मोशन में है तो एनर्जी होगी उनके पास, तो उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। जो गैसियस पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, और कंटिन्यूस क्या करेंगे, वो मोशन कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड से मोशन करेंगे वो पूरा कैलकुलेशन ये थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो मान लो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स है, कंटिन्यूस मोशन करेंगे, ये पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल के साथ में भी टकराएंगे, ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ में भी टकराएंगे, तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। उनकी स्पीड भी, सारे पार्टिकल्स की स्पीड भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। उनकी एनर्जी भी क्या होगी, जब कोलिजन होगा पार्टिकल्स टकराएंगे तब एनर्जी भी थोड़ी एक्सचेंज होगी, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, एक्सचेंज होने वाली है। तो यहाँ पर तुम्हें इसी से रिलेटेड पढ़ना है कि ये जो पार्टिकल्स है मोशन कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो चेंज हो रही है, तो स्पीड कितनी होगी, पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी। पहले क्लियर है ना गैस के पार्टिकल्स के बारे में, कंटिन्यूस रैंडम कांस्टेंट मोशन करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, कॉलिजन होता रहेगा, किसके साथ, गैस के पार्टिकल्स वॉल के साथ में भी टकराते हैं, एक गैस का पार्टिकल्स दूसरे गैस के पार्टिकल्स के साथ में भी टकराएगा, एनर्जी भी क्या होगी, एक्सचेंज होगी, और स्पीड भी क्या होगी, उनकी चेंज होती रहेगी। उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो नो, कोई फोर्स भी नहीं लगेगा ग्रेविटेशनल। तो उसी से रिलेटेड अब चलो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसकी। तो हम पूरे टॉपिक में 3 टाइप की स्पीड पढ़ने वाले हैं। पूरे टॉपिक के अंदर यहाँ पर हम 3 टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट स्पीड ले लेते हैं, कैलकुलेशन करना है हमें, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एक पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करने जाओगे वो तो कांस्टेंट चेंज होती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स है टोटल गैसियस पार्टिकल्स है ना, उनकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लो, तो सिंपल है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, यू क्या है, यहाँ पर स्पीड है और एवरेज की बात कर रहे हैं, तो स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर पार्टिकल की स्पीड, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 और जितने भी पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल है। तो ये कौन सी स्पीड हुई अपनी, एवरेज स्पीड हुई। समझ रहे हो ना, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अब एक दूसरी स्पीड है अपने पास यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर वाली स्पीड जो है वो, सेकंड जो स्पीड है अपने पास वो है
MP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पॉइंट समझना अब यहाँ पर क्या है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है वो। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, कुछ पार्टिकल की स्पीड कम होगी, कुछ पार्टिकल की स्पीड मीडियम होगी। तो कितने पार्टिकल की स्पीड कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो समझाना है, और अगर वो समझ रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल्स। और इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझाया था मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, और उनका ग्राफ बहुत फेमस है, उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके समझा दिया पूरा। इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने यहाँ पर क्या समझाया था कि कितने पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, कितने पार्टिकल की स्पीड कम होगी, कितने पार्टिकल की स्पीड मीडियम टाइप की होगी, वो समझा रहे हैं। अब समझना यहाँ पर कैसे है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। हो तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं हम, अगर मान लो कुकर पर गैसेस पार्टिकल्स है, गर्म करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड और बढ़ेगी। उसी तरह अगर मान लो स्पीड और वो पार्टिकल जो गैसियस पार्टिकल्स है, अलग अलग गैस पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, अगर कोई पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो स्पीड क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास से इन्वर्सली होती है। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रहा है। ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, सीधा से एमसीक्यू पूछा जाता है। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास। अब ग्राफ समझना है, इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर ग्राफ, फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबल, मॉलिक्यूल की स्पीड है ये, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दो एक्सिस है। पॉइंट समझ रहे हो ना, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा और कितने कम और किसकी मीडियम। तो ये क्या समझा रहे हैं दोनों कि पार्टिकल्स की स्पीड का कर्व जो है वो इस तरह ऑब्टेन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये कि पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए अब समझना। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है स्टार्टिंग में इतना फ्रैक्शन, पार्टिकल्स का कितना, इतना फ्रैक्शन। हाँ, कोई पार्टिकल की स्पीड जीरो नहीं होती। हो सकता है हवा में जो गैस पार्टिकल्स है उसकी स्पीड जीरो, कोई ऐसा गैसियस पार्टिकल है उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, नो, गैसियस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसकी स्पीड भी जीरो नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वरना पार्टिकल बैठ जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर इतने पार्टिकल्स क्या बता रहे हैं, इनकी स्पीड कितनी है, कम है। इतने फ्रैक्शन के पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है। मतलब अगर कंटेनर ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो कंटेनर में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बहुत कम पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड बहुत कम है। दूसरा, उसी तरह बहुत कम पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। ये क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन क्या बता रहा है तुम्हें कि कुछ पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर हम अगर एवरेज तो नहीं लेकिन प्रोबेबल काउंट करने की ट्राई करें कि मैक्सिमम फ्रैक्शन उनकी स्पीड कितनी है, तो ये पीक पॉइंट लेना है हमें। तो ये वाली स्पीड जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसी को क्या बोलेंगे हम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, तो बहुत कम फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर फ्रैक्शन क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आसपास में।
तो ये जो स्पीड मिल रही है वो क्या है हमारे लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। समझ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम पीक वाले पॉइंट को ही बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। चलो अब दूसरा उससे रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ ले रहे हैं। अगर अलग अलग टेम्परेचर पर ले रहे हैं, एक कंटेनर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा कंटेनर 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड चेंज होगी? तो यस होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर गैस के पार्टिकल्स हैं, दूसरे कंटेनर में 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड चेंज होगी? तो यस होगी। किसकी ज़्यादा होगी? टेम्परेचर ज़्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? इसका टेम्परेचर वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर हम। स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले लो टेम्परेचर वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ मिलेगा हमें। इसे इंडिकेट कर रहे हैं टेम्परेचर T1। ये कौन से टेम्परेचर पर लिया है हमने? T1 पर। दूसरा एक और ले लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ये कौन से टेम्परेचर पर है? टेम्परेचर T2। यहाँ पर जो तुम्हें मिल रहा है वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेम्परेचर T1। यहाँ पर जो मिलेगा हमें पीक, वो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल एट टेम्परेचर T2। कंडीशन क्या है यहाँ पर? T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हायर टेम्परेचर पर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल सेम है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या हो रहा है? थोड़ा ब्रॉड हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नो डाउट गैस सेम है दोनों, सिर्फ टेम्परेचर चेंज है यहाँ से। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ से क्या समझ में आई तुम्हें ये ग्राफ से? कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही तो समझ रहे हैं कब से हम। तो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड टेम्परेचर। चलो दूसरा ग्राफ लोड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। दो अलग अलग गैस ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर पर ले रहे हैं। एक कंटेनर में मान लो क्लोरीन गैस ले लिया और एक कंटेनर में मान लो हमने ऑक्सीजन गैस ले लिया, और 50 डिग्री सेल्सियस पर ले लेते हैं दोनों, ओके। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो? तो यहाँ पर तो वही होगा, स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट। जो पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसका ग्राफ कुछ इस तरह मिल रहा है, ओके। और जो पार्टिकल्स की स्पीड, मास ज़्यादा है उसका ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। तो ये एज एग्जांपल मान लो कौन से पार्टिकल्स है? ये क्लोरीन। क्लोरीन का मास कितना होगा? 35.5 मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास यहाँ पर क्लोरीन का लिख रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं तो कितना होगा ऑक्सीजन के लिए? 16। तो देखो जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर मास कम है, पार्टिकल्स लाइट वेट में होंगे, तो उनकी स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि क्लोरीन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये मिल रही है, जबकि ऑक्सीजन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये मिल रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इन्वर्सली मॉलिक्यूलर मास। JEE में 2020 में ये MCQ था, इसी से रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड MCQ था। ग्राफ पर अभी भी फोकस करना, ग्राफ रिलेटेड MCQ बन रहा है यहाँ से। तो सेकंड नंबर चलो हमने क्या फोकस किया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फर्स्ट क्या था? एवरेज। 2 कंप्लीट। ग्राफ वापिस एक बार स्पीड से, चलो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बता रहे? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे कि कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, या तो मीडियम टाइप की होगी। क्योंकि सारे पार्टिकल की स्पीड एक जैसी नहीं है, कंटेनर में सभी पार्टिकल की स्पीड एक जैसी तो होगी नहीं। अब उसी तरह कैसे समझेंगे हम? तो उसे समझाया किसने? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का जो कर्व है उसे क्या बोलते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी? अगर हम स्पीड वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम पीक पर जो पॉइंट मिल रहा है वही क्या है? अपनी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी गैसियस पार्टिकल्स की।
यहाँ से इंडिकेट क्या हो रहा है कि इतने फ्रैक्शन जो पार्टिकल्स है, कम फ्रैक्शन है जिसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत कम फ्रैक्शन है पार्टिकल्स का जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम है फ्रैक्शन पार्टिकल का, जो गैसियस पार्टिकल का फ्रैक्शन है उसकी स्पीड तो कितनी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आसपास में ही है। अब दूसरे दो ग्राफ प्लॉट करने हमें कि टेम्परेचर के साथ में क्या चेंज आएगा और मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या चेंज आएगा। गैस के पार्टिकल्स अलग अलग सेम ले रहे हैं हम, लेकिन एक बार क्या किया हमने, T1 टेम्परेचर पर ले लिया, T1 टेम्परेचर कम है तो हमें उसका कर्व इस तरह मिलेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे कर्व क्या होगा, थोड़ा यहाँ से ब्रॉड होगा। कर्व क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। अब ये बता क्या रहा है कि देखना यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि इतने पार्टिकल से इतना फ्रैक्शन जिसकी स्पीड इतनी है, लेकिन इतने फ्रैक्शन है जिसकी स्पीड इतनी है, किसमें फ्रैक्शन ज़्यादा आ गया, तो इसका फ्रैक्शन ज़्यादा आ गया ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम ग्राफ कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें कि T1 जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसकी कम होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी है। उसके बाद सेम टेम्परेचर लेंगे लेकिन गैस अलग चेंज कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, और वहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका कर्व पहले आएगा, समझना। उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल या गैस पार्टिकल है जिसका वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, क्लोरीन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सेम टेम्परेचर पर समझना। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम और इसका मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले लेते हैं क्लोरीन के लिए और ऑक्सीजन के लिए बहुत कम टेम्परेचर ले लेते हैं, तब क्या हो सकता है, क्लोरीन की स्पीड बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एट सेम टेम्परेचर। पहले ये लिख लो खास, और उसके बाद थर्ड नंबर की स्पीड देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर की स्पीड URMS। आगे दो स्पीड हमने कंप्लीट कर ली, एक एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस बार जो स्पीड कंप्लीट करेंगे वो है RMS। क्या है वो समझने की ट्राई करो। एक सिंगल पार्टिकल जो होगा, सिंगल मॉलिक्यूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे इंडिकेट करते हैं। सिंगल पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो 1/2 mu²। ये सिंगल पार्टिकल के लिए ध्यान रखना हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगा कंटेनर में, अब जो गैस है उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम। सिंगल काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे डिसाइड करेंगे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो U उसका मीन और उसका स्क्वायर, मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। समझना यहाँ पर पॉइंट क्या है, क्या ले लेंगे हम, मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इज इक्वल टू कैसे डिराइव करेंगे इसे हम, U1² प्लस U2² प्लस UN² डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। चलो यहाँ पर अब ये फोकस करना क्या है, और यही फॉर्मूला U मीन स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही मेजर कर रहा है वो। लेकिन क्या है ये, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड के लिए पढ़ रहे हैं, फोकस करो यहाँ पर। अब URMS क्या होगा वो, तो URMS इज इक्वल टू ये जो मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड है उसका रूट स्क्वायर ले लो, रूट स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नेक्स्ट उसके बाद रूट मीन स्क्वायर के लिए चलो आगे चलते एक स्टेप। इसकी जो वैल्यू होगी वो एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तीनों की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होती है वैल्यू, ये ध्यान रखना यहाँ पर। चलो URMS की डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो URMS इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन
स्क्वायर ऑफ स्पीड, ये उसकी डेफिनेशन होगी। चलो नेक्स्ट, अब उससे भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझना है हमें तीनों के बीच का, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना है यहाँ पर। रिलेशनशिप बिटवीन यूएमपी, एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, फोकस करो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट, जो एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है, यूआरएमएस स्पीड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, एवरेज स्पीड से ज्यादा। और एवरेज स्पीड किससे ज्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होगी। ये एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में अलग अलग हम स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तीन अलग अलग फॉर्म की स्पीड, एवरेज स्पीड, मीन आरएमएस स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कौन सी स्पीड कितनी मिलेगी, तो आरएमएस स्पीड की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ज्यादा ही होगी। फोकस करना है यहाँ पर हो कि आरएमएस की स्पीड ज्यादा ही होगी। तो इसी से रिलेटेड एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ समझने की ट्राई करना। ये एक्सिस पर स्पीड है और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले सकते हो तुम। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बाद अगर तुम कैलकुलेट करने जाओ तो मैक्सिमम पीक पर जो पॉइंट मिलता है वही क्या होता है, अपना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इतनी वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो मैक्सिमम पीक वाला पॉइंट है ये। तो लेकिन अगर तुम एवरेज निकालो तो एवरेज तो बीच वाला पॉइंट होगा। तो एवरेज स्पीड तुम्हें कहां पर ऑब्टेन होनी है, मोस्ट प्रोबेबल के बाजू में ही होगी, लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये कौन है, एवरेज स्पीड होगी। तो थर्ड नंबर हमारे पास एक और है, आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड अगर कैलकुलेट करो, मीन निकालो, उसका स्क्वायर रूट मीन निकालो, तो क्या मिलेगा हमें, आरएमएस। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, आरएमएस होगी। तब देखकर ही समझ में आ रहा है कि आरएमएस की स्पीड क्या है, ज्यादा है, एवरेज उससे कम, और मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू क्या होगी, स्पीड उससे कम। तो समझना ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, उसी तरह ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन सीक्वेंस तो यही रहेगा, इनका ऑर्डर तो यही है फाइनली। चलो नेक्स्ट, एक एक्स्ट्रा नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों के बीच का रिलेशनशिप, और उसके एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है लेकिन एमसीक्यू बनते हैं वहां से। चलो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रेशियो निकाल रहे हैं, एवरेज एंड आरएमएस, तीनों के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला तुम्हें याद करना है सबको। फॉर्मूला क्या होगा, वो रूट स्क्वायर 2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है ये, हमें फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे हम। ओके, चलो एवरेज के लिए क्या है, रूट स्क्वायर 8RT/m। चलो यूआरएमएस के लिए क्या है, 3RT/m। यहां से एक एमसीक्यू बता रहा हूं मैं, जो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। चलो एज एग्जांपल मान लो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या है, रूट स्क्वायर 2RT/m। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो डायरेक्टली क्या है, टेम्परेचर से रूट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर मास से क्या है, इनवर्सली है। तो पहले ही पढ़ लिया हमने कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। चलो यहाँ से कॉमन जो चीज है वो निकाल दो, आरटीएम कैंसिल, क्या रहा है यहाँ पर, √2, रूट स्क्वायर 8/5, और यहाँ पर क्या है, रूट स्क्वायर। √2 की वैल्यू कितनी होगी, तो √2 की वैल्यू आएगी अराउंड 1.41। 8/5, उसके रूट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.59, और इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है आरएमएस की, 1.6
73। तीनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 1.4 लीस्ट वैल्यू है, तो सबको 1.4 से डिवाइड करो। तो ये भी मान लो मैं 1.4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1.41, और ये भी 1.41। तो क्या आएगा रेशियो यहाँ पर, तो रेशियो आ रहा है यहाँ पर 1, यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है 1.128, और यहाँ पर रेशियो आ रहा है 1.224। ये वाला डेटा भी याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, ये डेटा नहीं आ रहा, चलो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। इसके लिए कितना डेटा आना है 1, यहाँ पर कितना आएगा 1.128, और इसके लिए कितना आएगा 1.224। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये, जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। चलो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉमन कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्जांपल मान लो कोई गैस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये है, तो अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर मान लो 1 आ रही है, तो एवरेज स्पीड ऑलवेज कितनी होगी 0.128, जितनी ज्यादा ही होगी। मतलब कितना डेटा आएगा यहाँ पर 1.128 ही आएगा, और उसके लिए आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी 1.224, मतलब ज्यादा ही होगी। तो ये तीनों रेशियो बता क्या रहा है कि अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 1 है, तो एवरेज स्पीड का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। आरएमएस का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना ज्यादा होगा 0.224, जितना ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इससे रिलेटेड आरएमएस ये वाला रिलेशन डायरेक्ट। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम्हें, अगर थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट करना हो तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तुम्हें, और कैलकुलेशन बेस अगर एमसीक्यू पूछते हैं कई बार रिलेशन में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला खास ध्यान से याद करो, उसके बाद जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड है, पहले इसे लिख लो।